हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं। दोस्तों, आज की घटनाएं मेरी सारी की सारी सब्सक्राइबर स्टोरीज पे बेस्ड हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं सीधा घटनाओं पर आता हूँ। पहली घटना हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर अंकिता ने। तो चलिए अब कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम अंकिता है। ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी मम्मी के साथ घटी थी। ये उस समय की बात है जब मेरा भाई होने वाला था। उस समय मेरे पापा का ट्रांसफ़र ऋषिकेश में हो गया, तो इसीलिए हम सब वहीं पे थे। बट जब मम्मी का 7वां महीना शुरू हुआ तब पापा ने उन्हें दादी के घर भेजने का फ़ैसला किया और मम्मी को भी ये फ़ैसला सही लगा। उस समय हमारी समर हॉलीडेज़ पड़ी हुई थी, तो मम्मी मुझे भी अपने साथ ही लेके चली गई। मेरी दादी का घर हरिद्वार में था। वहाँ हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, तो वहाँ पर मम्मी का ध्यान रखने के लिए बहुत लोग थे और मैं भी बहुत ही खुश थी क्योंकि वहाँ पे मेरी कज़न्स भी थी जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकती थी। एक दिन की बात है, उस समय सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मेरी बड़ी माँ और छोटी माँ और मम्मी सब बात कर रहे थे कि तब तक मेरी दादी आई और बोली कि मेरी दीदी गांव से हमारे यहाँ घर कुछ दिन रहने आ रही हैं, तो उनके आने की तैयारी कर लो। यहाँ सुन के सब जल्दी जल्दी अपने काम पर लग गए। फिर हुआ यूँ कि मेरी छोटी बहन ने दादी के रहने के लिए कमरा तैयार कर दिया और बड़ी माँ शाम का खाने की तैयारी करने लगी। पर जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो एक ही सब्जी बची थी, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर मंडी के लिए निकलने लगी। पर जब वो जाने ही वाली थी तो मम्मी ने उन्हें टोका और बोला कि वो भी उनके साथ चलेंगी। इसी बहाने उनकी वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन मेरी बड़ी माँ पूजा पाठ में बहुत मानती थी, इसीलिए उन्होंने मम्मी को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। पर जब मम्मी ने ये बात सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर बड़ी माँ ने बताया कि प्रेग्नेंट वूमन को सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना उनके ऊपर बुरी शक्ति लग जाती है। पर मम्मी के बहुत जिद करने के बाद उन्हें मानना ही पड़ा और मम्मी को वो अपने साथ लेके चली गई। जब मम्मी और बड़ी माँ वहाँ पहुँचे तो मम्मी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें चुप चुप के देख रहा है। पर जब मम्मी ने उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें अपनी सांस बहुत ही भारी सी लगने लगी और बहुत पसीना भी आने लगा। फिर मम्मी ने दूर से ही देखा तो उन्हें वहाँ एक औरत दिखाई दी और ताज्जुब की बात यह है कि वो भी प्रेग्नेंट थी और मम्मी की तरफ ही देख के हंसने लगी। ये देख मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई और बड़ी माँ को जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डरने की बात क्या थी, तो उस समय उस औरत के चेहरे पे जो स्माइल थी वो खुशी की नहीं किसी और ही चीज़ की लग रही थी। फिर मम्मी वहाँ से निकलने लगी। मेरी मम्मी जैसे ही घर के गेट के बाहर पहुँची तो उन्हें अचानक से ऐसा लगा मानो किसी ने धक्का दे दिया हो, तो मेरी बड़ी माँ ने उन्हें संभाला और घर लेके आ गई। पर जब वो दोनों घर पहुँची तो मेरी दादी ने उन दोनों को बहुत डांट लगाई और बोला कि आज के बाद सूरज ढलने के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर ये आधी रात की बात है, मेरे हिसाब से शायद रात में 2:15 बजे के आसपास का टाइम हुआ था जब मेरी नींद किसी आवाज़ से खुली। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी बिस्तर में लेटी लेटी ज़ोर ज़ोर से हिल के अपने दांत पिसने वाली आवाज़ कर रही थी। ये देखकर मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद प्रेगनेंसी का कोई साइड इफ़ेक्ट है, पर धीरे धीरे उनकी हरकत बढ़ने लगी। ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। वो अपने दांत आपस में कटकटा के अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही थी और अपने बिस्तर पे ही गुलाटियाँ मार रही थी। ये नज़ारा अकेले में रात के समय देख के मेरे ख्याल से तो कोई भी डर जाएगा। मैंने जब दादी को ये बताया तो दादी समझ गई थी कि ये रात को बाहर जाने का नतीजा था। फिर दादी ने घर में सबको उठाया और कमरे में लेके गईं। जब उन्होंने मम्मी की यह हालत देखी तो उन्हें विश्वास हो गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। फिर मेरी दादी ने मेरी मम्मी से पूछा कि कौन है तू। इतना बोलते ही मेरी मम्मी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पर वो कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद जब वो कुछ ना बोली तो दादी ने बड़ी दादी को अपने कमरे से बुलाया, क्योंकि वो एक ओझा भी थी, उन्हें ऊपरी चीज़ ठीक करना आता था। उन्होंने कमरे में जाने से पहले
दादी से कुछ सामान मांगा और फिर कमरे के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर गई तो उन्होंने मम्मी से कोई सवाल किया, कौन है तू और यहाँ क्यों आई है? वो फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर दादी ने एक बोतल से गंगा जल निकाल के मम्मी के ऊपर फेंकना शुरू किया। जैसे ही वो पानी उन पे गिरा तो मम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और दादी ने फिर से बोला कि बता कौन है? फिर उसने कहा, मेरा नाम सपना है। फिर दादी ने पूछा कि तू कहाँ से आई है? तो उसने बोला कि मैं इसके पीछे सब्जी मंडी से आई हूँ। फिर बड़ी दादी ने कहा कि तू यहाँ क्यों आई है? तो उसने बोला कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और मैं उसे लेने आई हूँ। फिर दादी ने बोला कि ये बच्चा तेरा कैसे हो सकता है, ये बच्चा इसका है। इतना सुनते ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और फिर से दादी ने उसके ऊपर गंगाजल छिड़का। फिर बड़ी दादी ने दादी से कहा, अपने कुल देवता की छड़ी ले आओ, ये ऐसे नहीं मानेगी। जब दादी हमारे कुल देवता की छड़ी ले आई तो बड़ी दादी ने उसे जोर से मम्मी के हाथ में मारा और मम्मी दर्द में चिल्लाने लगी। फिर दादी ने बोला कि बता तेरे साथ क्या हुआ था? तो उसने बताया कि उसका नाम सपना है, वो सब्जी मंडी के पास में ही रहती थी। एक दिन उसका पति काम से लेट आने वाला था और जब वो खाना बनाने के लिए किचन में गई तो उसने देखा कि घर में तो सब्जी ख़त्म हो गई है। उस समय उसका 8वां महीना चल रहा था और वो कुछ सोचे बिना ही सब्जी मंडी चली गई। पर जब वो वहाँ गई तो अचानक से मंडी में पुलिस आ गई और ये सब देख के जिन सब्जी वालों ने अपनी दुकान गलत जगह पे लगाई थी वो धक्का मुक्की करने लगे और इसी धक्का मुक्की में किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया और वो अपने पेट के बल ही नीचे गिर गई और उसी समय उसके पेट में ज़ोर से दर्द शुरू हो गया और वो वहाँ तड़पते तड़पते मर गई और उसके साथ ही उसका बच्चा भी। तब से ही उसकी आत्मा उसी सब्जी मंडी में कैद होकर रह गई थी। उसके पति को पता भी नहीं लगा कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ था और आज जब मम्मी सब्जी मंडी गई तो उनके पीछे लग गई और उसे लगा कि वो बच्चा उसी का है। ये सुनते ही दादी की आंख में भी आंसू आ गए, पर दादी ने एक जोर की आवाज़ से बोला कि पर अब तू मर चुकी है और ये बच्चा इसका है, चली जा यहाँ से। पर उसने साफ मना कर दिया। तो दादी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बस ये सुन के दादी ने बोला कि मैं तुझे वचन देती हूँ कि मेरी भगवती की कृपा से अगले जन्म में तेरा बच्चा ज़रूर होगा और वो सही सलामत होगा। फिर इतना कह के दादी ने मम्मी पे 1-2 बार और गंगा जल फेंका। फिर अचानक से मम्मी चिल्लाई और फिर ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया हो, वो बिल्कुल शांत हो गई। तो मेरी बड़ी दादी ने बोला कि अब वो चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। फिर दादी ने मम्मी को एक धागा दिया। फिर मम्मी ने हमेशा उसे अपने गले में ही बांध रखा था। ये थी हमारे घर में घटी एक बेहद ही सच्ची घटना जो कि मेरी मम्मी के साथ हुई थी और मैंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इस घटना से कुछ सीख लोगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारे ही सब्सक्राइबर निशान माही ने, जो कि हिमाचल में रहते हैं। उनकी ये घटना बेशक ज़्यादा बड़ी नहीं हो लेकिन रोचक बहुत है। तो चलिए अब मैं आपको वो घटना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि यहाँ की घाटियों में अतीत के पन्नों के कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी सांसें थम जाएं। मेरा नाम है निशान माही और मैं हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ का रहने वाला हूँ। जो घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आज से करीब 50 से 60 साल पुरानी है और जो कि मेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताई थी। तो दरअसल बात ये थी कि एक बार एक पंडित था। वो गांव से कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम से और उसको घर आने में देर रात हो गई। वो रात के अंधेरे में ही अपने घर की ओर जा रहा था। उसे जिस रास्ते से गुजरना था वो रास्ता दरअसल एक शमशान से होकर जाता था। जब वो उस शमशान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि शमशान में बहुत से लोग एक ही कतार में बैठे हैं और वो सभी लोग खाना खा रहे हैं। वो पंडित तंत्र विद्या में काफ़ी निपुण था। वो देखते ही समझ गया कि ये सब आत्माएं हैं। वो जाकर
उनके साथ बैठ के भोजन करने की सोचने लगा। लेकिन पहले तो उसे ये ख्याल थोड़ा ऊट-पटांग लगा, फिर वो थोड़ा संकोच करने के बाद वहाँ पे चला ही गया। वहाँ पे वो बैठा ही था। एक हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पे जो भी लोग बैठे थे, वो उनका चेहरा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। वो मानो बिल्कुल साए की तरह लग रहे थे। वहाँ पे परोसने वालों ने उसे भी थाली और गिलास दिया खाना खाने के लिए। गज़ब की बात तो ये भी थी कि वो गिलास और थाली सोने की थी। वो सभी आत्माएं वहाँ पे बैठ के मांस खा रही थी। जब उस पंडित ने ये सब कुछ देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने उस पंडित की थाली में भी मांस परोसा, पर वो पंडित सात्विक भोजन करने वाला था। पंडित बार बार मंत्र उच्चारण करता रहा और मांस को दूर फेंकता रहा। जब वो आत्माएं खाना खाकर वहाँ से जाने लगी, तब उन्होंने उस पंडित से कहा कि तू बहुत ही निडर व्यक्ति है, हम तुझे छोड़ते हैं, पर इस बात का जिक्र कभी भी किसी से मत करना। अगर तूने कभी भी इस बात का जिक्र किसी से किया तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। उन आत्माओं ने पंडित को सोने की ईंटें भी दी और वहाँ से सभी के सभी एक एक करके गायब होने लगी। जब वो घर आया तो घर वाले सोने की थाली गिलास देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने पंडित से पूछा कि ये सब चीज़ें कहाँ से लाए हो। पंडित ने ये गलती की कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। कहते हैं कि उसी वक्त उस पंडित की मौत हो गई थी। बाद में उस पंडित के परिवार वालों ने वो सब सोना बेच दिया और बहुत ही अमीर बन गए। आज ही भी उस परिवार के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन एक बात है, अगर वो पंडित उस राज को राज ही रहने देता तो वो अपनी जान भी ना गंवाता। ये घटना सालों से हमारे गांव में सभी लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं। मैं भी इस घटना को जब भी सुनता हूँ तो चौंक जाता हूँ और थोड़ा सा डर भी लगता है। दोस्तों, अगली घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर तक्ष ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए अब उनकी घटना को भी जानते हैं। ये घटना उनके मामा जी के साथ घटी थी। अब मैं ये घटना आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे कि तक्ष ने मुझे बताई है। मेरे मामा यूपी के अलीगढ़ में रहते हैं। दरअसल वो एक नाइट के सिक्योरिटी गार्ड हैं। इसी कारण से वो घर पे रात में देर से आते हैं, कभी कभी 12 बजे तो कभी कभी 1 बजे भी। वहाँ पे वो पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। घर आने जाने के रास्ते में एक बड़ा सा चौराहा पड़ता है जहाँ पे लोग अक्सर उतारा भी करते हैं। तो हुआ यूँ कि एक बार मेरे मामा जी देर रात गए घर लौट रहे थे। उस दिन दिवाली भी थी, तो इसीलिए सड़कें ज़्यादातर सुनसान ही थी, क्योंकि सभी लोग उस दिन अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। आसपास पटाखों के शोर का माहौल बना हुआ था। मेरे मामा जी तेज़ी से घर की ओर बढ़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त काफ़ी भूख भी लग रही थी। वैसे तो वो आत्माओं जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, मगर उस रात जो उनके साथ घटा वो किसी की भी रूह कँपाने के लिए काफ़ी था। दरअसल वो चलते चलते उसी चौराहे पे पहुँचे जहाँ पे लोग अक्सर उतारा करके रखते हैं। उन्होंने देखा कि चौराहे पे ही कई सारी थालियाँ रखी हुई हैं, और मज़े की बात तो ये थी कि उन्हीं थालियों के अंदर कई सारे लड्डू भी रखे हुए हैं। मेरे मामा वैसे तो एक समझदार आदमी हैं, लेकिन कहते हैं ना, भूख के आगे कोई किसी की नहीं सुनता। वो उन्हीं प्लेटों की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उनका फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर उनका दोस्त रवि था, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता था, जिसे मेरे मामा ने फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले। तो वो बोला कि कहाँ है, मैं लेने आता हूँ। तो मामा बोले कि बस यहीं चौराहे पे ही हूँ। तो उनके दोस्त रवि ने बोले कि वहाँ क्या कर रहे हो, आते क्यों नहीं हो। तो मामा बोले कि भूख लग रही है यार, यहाँ पे थोड़ी मिठाइयाँ रखी हैं, वो सोच रहा हूँ खा लूँ। उनकी ये बात सुनते ही इस बचकानी हरकत के कारण रवि को गुस्सा आ गया, और वो उनसे कहने लगे गुस्से में कि पागल हो गया है क्या, पता नहीं है क्या चौराहे पे रखी चीज़ों में क्या क्या हो सकता है।
लेकिन मामा ने उनकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और मामा ने उसका फ़ोन काट दिया और भागते हुए न जाने क्या शक्ति उन पे हावी हो गई थी कि वो चौराहे पे गए और तुरंत ही एक लड्डू उठा के खाने लगे। लेकिन फिर जो हुआ वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने जैसे ही वो लड्डू अपने मुंह के पास लगाया, वो लड्डू उनकी जीभ पे चिपक गया। वो हैरान हो गए। उन्होंने अपने हाथ से उस लड्डू को बाहर निकालने की कोशिश की तो इस बार उनका दूसरा हाथ भी उसमें ही चिपक गया। उनके एक एक करके दोनों हाथ उसी लड्डू के कारण उनके मुंह के पास से चिपक गए थे। वो बड़े ही परेशान हो गए। वो वहाँ पे काफ़ी देर तक परेशान होकर बैठे रहे कि तभी वहाँ पे रवि आ गया। वो भी उन्हें देख के डर गया। रवि ने बहुत कोशिश की पर वो थाली को और लड्डुओं को मामा से अलग नहीं कर पा रहा था। रवि घर वापस गया और तकरीबन 1 घंटे बाद एक पंडित को और मामा जी के मम्मी पापा को साथ लेके आ गया। जैसे ही पंडित ने मामा को देखा वो सब कुछ भाप गया। बाबा बोले, इसने किसी और के हिस्से में हाथ मार लिया है, इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। तब तक मामा तो मानो अधमरे से हो चुके थे। बाबा ने अपने झोले में से महादेव की और माता की मूर्ति निकाली और थोड़े से दिए जलाए, जिसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र मारे, ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने मामा से उसी थाली में नाक रगड़वाई और उसके बाद तुरंत ही उनका मुंह से वो मिठाई और थाली छूट गई। वो फ़ौरन ही उन बाबा जी के चरणों में बैठ गए और बोले, आपने तो आज बचा ही लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये भी थी कि उसके करीब 1 हफ्ते तक मेरे मामा बहुत ही ज़्यादा बीमार भी रहे। बाद में इस घटना से सीख लेते हुए उन्होंने नाइट शिफ्ट में नौकरी करना छोड़ दिया और उसके बाद वो ये भी समझ गए थे कि लालच सच में ही बहुत बुरी बला है। आज इस बात को तकरीबन 9 साल बीत चुके हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक है, मगर कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमारी छोटी सी भूल भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप अच्छे से सुनते आए हो तो आपने वैम्पायर्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप मेरे चैनल को नहीं भी सुनते हो तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वैम्पायर और इनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वही वहशी दरिंदे होते हैं जो कि इंसानों की गर्दन में अपने दांत गाड़ कर उनकी जान ले लेते हैं, उनका खून पीते हैं। अक्सर हम लोग यही जानते हैं और सुनते आए हैं कि ये सारी घटनाएं यूरोपीय देशों में होती हैं। लेकिन दोस्तों, जो घटना हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है वो घटना हमारे ही मुल्क इंडिया की है, जो कि असम में घटी है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हमारे मीडिया वालों ने भी इस घटना को कभी कवर नहीं किया। दोस्तों, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने अपना नाम बताने के लिए हमें मना किया है, तो चलिए अब मैं सीधा घटना बताता हूँ। ये घटना मेरे मामा के एक फ्रेंड के साथ घटी थी और ये एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय घटना है। ये तब की बात है जब मेरे मामा 12वीं क्लास में थे और साल था 2001। मैं आपको बता दूं कि मामा का वो फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका नाम था मृण्मय हज़ारिका। वो मेरे मामा का काफ़ी अच्छा दोस्त था। वो पढ़ाई में मामा के साथ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस या फिर जो भी चीज़ें उन दोनों को समझ में नहीं आती थी वो साथ में बैठ के ही सॉल्व करते थे। अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जिसने हमारे पूरे एरिया को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है जब मृण्मय देर रात तक करीब 12 बजे या 1 बजे के बाद तक भी पढ़ाई कर रहा था। घर के बाकी लोग देर रात होने के कारण सोने जा चुके थे। गर्मी थी, इसीलिए मृण्मय ने सामने की खिड़की खोलकर पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त बिजली भी जा चुकी थी, इसीलिए वो लैंप जला के पढ़ रहा था। वो आराम से पढ़ ही रहा था कि इसके बाद की जो घटना है वो उसके घर वालों ने बताई है।
दरअसल उसके घर वालों ने बताया कि रात में अचानक से एक ज़ोरदार चीख और लैंप फूटने की आवाज़ आई। ये तेज़ आवाज़ सुन के उसके सारे घर वाले फ़ौरन जाग गए और फ़ौरन उस ऊपर जाके उसके कमरे में देखने लगे। ऊपर जब वो कमरे में गए तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। उन लोगों ने देखा कि वो खिड़की से नीचे गिर चुका था और हैरानी की बात तो ये थी कि ज़्यादा ऊंचाई ना होते हुए भी उसकी बॉडी में अब कोई मूवमेंट नहीं था, यानी कि ये लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। उसे फ़ौरन उसके घर वालों ने डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन वो तब तक मर चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी गर्दन पर 2 काटने के निशान थे, जिनमें से खून भी निकल रहा था। इसके बाद ये केस और रोचक तब हुआ जब इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम में बताया गया डॉक्टरों ने कि उसकी हार्ट बीट बंद और ज़्यादा ब्लड बह जाने के कारण उसकी मौत हुई थी। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जब वो अपने रूम से गिरा था तो उसके शरीर पे कोई ऐसा भयानक घाव नहीं था जिसमें से बहुत सारा खून निकल गया हो, लेकिन रिपोर्ट में यही बताया गया था कि उसका ज़्यादा ब्लड निकल गया था, जिस कारण उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई और उसकी मौत हो गई। अब ये तो था डॉक्टरों का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों का कुछ और ही मानना था। दरअसल उनके एरिया में ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि ये कोई दैत्य, जिसे आप और हम एक वैम्पायर के नाम से जानते हैं, ने मारा है। दरअसल ऐसी कई घटनाएं पहले भी वहाँ पे हो चुकी थी जिनमें सेम तरीके से ही लोगों की मौत होती, लेकिन कभी भी इस घटना पे पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही हमारे एरिया के लोगों ने भी इस बारे में ज़्यादा कोई खुलासा नहीं किया। बस मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इस घटना ने मुझे वाकई में अंदर से सोचने पे भी मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में ये जो तरह तरह के दैत्य पूरे विश्व में पाए जाते हैं, क्या इनका वजूद वास्तव में है, और अगर हाँ तो इनका वजूद कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह में, क्या इंडिया, क्या श्रीलंका। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आज की हमारी आखिरी घटना की ओर। ये भी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, तो चलिए अब हम उस घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी बुआ की बेस्ट फ्रेंड के नए घर में हुई थी। तब मेरी बुआ की एज 18 से 19 हुई होगी। बहुत दिनों के बाद मेरी बुआ अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर सुबह सुबह घूमने गई थी, जो कि बुआ के घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। दिन भर उनका काफ़ी अच्छे से बीता। उन्होंने अपनी दोस्त के साथ काफ़ी समय स्पेंड किया और वो काफ़ी इन्जॉय की। लेकिन शाम को जब मेरी बुआ अपने घर जाने लगी तो उनकी बेस्ट फ्रेंड और उसके घर वाले बुआ को आने नहीं दिए और बोले कि इतने दिनों बाद आई हो, कम से कम एक दिन तो रह कर जाओ। मेरी बुआ मना नहीं कर पाई और हंसी मजाक में शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो बुआ भी देखी कि शाम हो चुकी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की भाभी खाना परोस रही है। मेरी बुआ के फ्रेंड के घर पे वो लोग 4 बहन और 2 भाई थे, जिसमें से एक भाई की शादी हो गई थी और सबसे बड़ी वाली दीदी की भी शादी हो गई थी। मेरी बुआ की बेस्ट फ्रेंड उनकी दूसरी बेटी थी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो बुआ की फ्रेंड आई और बुआ को बोली कि चलो खाना लग गया है। तो मेरी बुआ हंस पड़ी कि मजाक कर रही हो क्या, इतनी जल्दी तुम लोग कब से खाना खाने लगे, नए घर में आते ही तुम लोगों ने टाइमिंग बदल दिया। तो उनकी फ्रेंड बोली कि नहीं, बस सुबह सुबह जल्दी उठना रहता है, इसीलिए हम लोग जल्दी खा के सो जाते हैं। ये बात सुन के मेरी बुआ को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी खाना खा के सोने की आदत उन्हें नहीं थी। फिर भी उन्होंने खाना खाने के बाद बुआ की फ्रेंड के साथ सोने चली गईं। तब करीब शायद 8 बजे होंगे। तो बुआ की फ्रेंड लाइट ऑफ करके सो गई, लेकिन बुआ को नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन रात के 11 से 12 बजे के बीच में बुआ को भी नींद आने लगी और वो सो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें
ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें टच कर रहा है। उन्हें अपने चेहरे पे किसी के हाथ महसूस हो रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब बुआ जी की नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी, पर वो अब भी आंख बंद करके रखी हुई थी। फिर बुआ ने धीरे धीरे आंख खोल करके अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी, तो बुआ को अंधेरे में कोई इधर घूमते हुए नजर आया। बुआ को लगा कि शायद कोई घर का ही मेंबर है। बुआ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई उन्हें वैसे टच करे, तो बुआ तुरंत ही अपनी फ्रेंड को उठाने लगी, लेकिन उनकी फ्रेंड पहले से ही जागी हुई थी और बुआ को वो लेटे लेटे ही बोली, सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। बुआ को बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी वो सुबह का वेट करने लगी। फिर जैसे ही सुबह हुई तो फुआ उठी और बुआ अपनी फ्रेंड को रात की बात बताई, तो उनकी फ्रेंड ने एक बहुत ही अजीब जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के वो चौंक गई। उन्होंने बोला कि शायद ये उसके पापा या भैया होंगे, मुझे माफ़ कर देना उनकी तरफ से। बुआ ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसके पापा और भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद फिर भी बुआ अपने घर आने लगी, पर बुआ की फ्रेंड बुआ को रोकने लगी, लेकिन बुआ इस बार वहाँ पे नहीं रुकी। उसके बाद मेरी बुआ ने वहाँ पे जाना ही बंद कर दिया। अब बुआ की फ्रेंड ही बुआ के घर पे आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे काफ़ी समय बीतने लगा। 7 से 8 महीने बाद ही मेरी बुआ की फ्रेंड की शादी हो गई थी, तो बुआ सुबह सुबह शादी में गई, शादी अटेंड की और रात को दादी और पापा लोगों के साथ वापस घर आ गई। फिर बुआ पढ़ाई कंप्लीट करके एक टीचर बन गई और बच्चों को ट्यूशन देने लगी। तो बुआ के पास बुआ की फ्रेंड जहाँ रहती थी, वहाँ से बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगे। घर पे बुआ अच्छे से सबको पढ़ा नहीं पाती थी, इसीलिए बुआ ने सबको होम टीचिंग करने का फ़ैसला किया। बुआ अब सभी लोगों को उनके घर पे जाके पढ़ाती थी। एक दिन बुआ ट्यूशन पढ़ाने गई तो एक स्टूडेंट की मम्मी बुआ को बोली कि आपकी फ्रेंड आई है आपको मिलने के लिए। तो वो बोली कि वो ट्यूशन ख़त्म करके अपनी फ्रेंड से मिल जाएंगी। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई और उससे मिली। उन्हें देखकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद उनके घर पे आई थी। लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी फ्रेंड वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसीलिए वो अब मायके आई थी डिलीवरी के लिए। बुआ ये देखकर बहुत ही खुश थी। फिर बुआ की फ्रेंड बुआ को अपने घर पे ही रुकने के लिए बोल दी। उन्होंने वो चाहती थी कि वो उनकी डिलीवरी तक उनके घर पे ही रुक जाएं। बुआ रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार अपनी फ्रेंड की ज़िद के चलते बुआ बोली कि आज जाने दो, कल मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ पे आ जाऊँगी। तो बुआ उसके बाद अपने घर आ गई। अगले दिन बुआ उनके घर पे चली ही गई। उनकी फ्रेंड की डिलीवरी में अभी लगभग 3 महीने बाकी थे। बुआ सामान लेकर के वहाँ पे जा चुकी थी। बुआ वहाँ जा कर के अपनी फ्रेंड को बोली कि जिस रूम में बुआ लोग उस दिन सोए थे वहाँ पे अब नहीं सोएंगे। तो बुआ की फ्रेंड बोली कि ठीक है, वो अपनी बहन के कमरे में उनका इंतज़ाम कर देंगी। देखते ही देखते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला और डिलीवरी की डेट भी आ गई। पर बुआ के फ्रेंड को इतना दर्द हो रहा था कि डिलीवरी घर पे ही करवानी पड़ी। जब उनको बच्चा हुआ तो सब लोग बच्चा देखकर बहुत ही डर गए और चौंक भी गए। बच्चा बिल्कुल अस्वस्थ था। उनको बेटा हुआ था, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस बच्चे का सर आधा खाया हुआ था, जिसकी वजह से बच्चा होते ही मर गया। ये इतना भयानक दृश्य था कि सब लोग ये देखकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और मेरी बुआ की फ्रेंड तो बेहोश ही हो गई। कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे वो लोग इस गम से निकल ही रहे थे, तो वो घर छोड़ के दूसरे घर में रहने के लिए चले गए। मेरी बुआ अभी भी उन्हीं लोगों के साथ थी। तो एक दिन बुआ की फ्रेंड रोते रोते बुआ को वो बोली कि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा कुछ भी नहीं छुपा सकती, अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। बुआ बोली कि ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो बोली कि जब वो लोग पहली बार उस घर में शिफ्ट हुए थे तब उन लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन पहली ही रात को उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई सोने के बाद
उन लोगों को टच करता है। ये घर में सभी के साथ हुआ था। फिर भी सब लोगों ने सब कुछ मन का भ्रम सोच के टाल दिया, पर अब ये डेली होने लगा था। रात में अब हम सबको एक साया पूरे घर में घूमता हुआ नज़र आने लगा था। यही कारण था कि हम लोग 6-7 बजे के अंदर ही सो जाते थे। फिर जिस दिन बुआ उन लोगों के घर घूमने गई थी, उस दिन वो लोग इसीलिए बुआ को वहाँ रख लिए थे क्योंकि सबको डर लग रहा था और वो लोग ये भी देखना चाहते थे कि अगर कोई बाहर का घर में आएगा तो शायद ये सब बंद हो जाए। बस उस रात बुआ को भी वही फील हुआ था। तो बुआ की फ्रेंड बोली कि उस दिन रात में सबसे पहले उसी को कोई टच किया था, फिर मेरी बुआ को, इसीलिए वो रात में उनसे पहले ही जगी हुई थी और उन्होंने उसे सोने के लिए बोल दिया था। और ताकि बुआ वापस उन लोगों के घर पे ना आए, इसीलिए उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने पापा और भैया पे लगा दिया। फिर बुआ के जाने के बाद उसकी फ्रेंड अपने घर वालों को सब बात बताई कि मेरी बुआ को भी वही फील हुआ कि कोई उसके गाल को सहला रहा हो। फिर उसके बाद जब उनके पापा से नहीं रहा गया, तब वो अपने ड्यूटी में काम कर रहे स्टाफ के लोगों से हेल्प मांगे कि कोई ओझा या मौलाना हो तो कोई बताओ यार, वो लोग बहुत परेशानी में हैं। तब उन्हीं के एक स्टाफ बोला कि हम एक गुरुजी को जानते हैं, हम शाम को उन्हें आपके घर पे लेकर आ जाएंगे। तो उनके पापा मान गए। उस गुरुजी के आने के वेट करने लगे। जब शाम हुई तो उनके घर पे वो गुरुजी आए। घर आने के बाद गुरुजी ने कुछ मंत्रों से घर को बांध दिया और उसके बाद नींबू घर के बीच में रख करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर वो बताई कि उसके बाद सबके होश उड़ गए। वो बताई कि उन लोगों के शिफ्ट होने से बहुत पहले एक क्रिश्चियन फैमिली इस घर में रहती थी। घर में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे, पर उन लोगों के शिफ्ट होने के कुछ महीने बाद ही आस पड़ोस के इंसान उस आदमी को शिकायत करने लगे कि आपको पता भी है कि आपके पीछे आपके घर में क्या चल रहा है। आप जब ड्यूटी जाते हो तब आपके घर में कोई लड़का हमेशा आता रहता है और आपके ड्यूटी से आने से पहले ही चला जाता है। तो वो आदमी सबको इग्नोर करने लगा। पहले तो वो बोला कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था, पर अब आस पड़ोस की बात सुनकर ये सब बातें उसके भी दिमाग में खटकने लगी। हद तो तब हो गई जब उनके साथ काम कर रहे एक स्टाफ से ही उनको पता चला कि उनकी वाइफ किसी लड़के के साथ घर के पीछे से घर के अंदर जाते हुए दिखी थी। तो एक दिन उनका हस्बैंड बोले कि आज पता लगा के ही रहेंगे कि कौन सच बोल रहा है। तो वो लोग ऐसा किए कि डेली की तरह ही ड्यूटी जाने के लिए निकले, पर उसके बाद 25 से 30 मिनट बाद ही वो वापस घर सच देखने के लिए आए। वो मेन गेट से ना जाते हुए पीछे के गेट से अंदर गया। वो एक रेलवे का बंगलो था। वो जो देखा उसके लिए काफ़ी परेशानी का नज़ारा था। उसने देखा कि वो लड़का और उसकी पत्नी एक साथ बेड पे थे। उसे देखते ही वो लड़का घर में से तुरंत ही भागने के लिए निकल गया। उस दिन के बाद से कभी भी उसकी पत्नी किसी को नहीं दिखी। जब आसपास के लोगों ने उस आदमी से पूछा तो उसने बोला कि वो उसे डाइवोर्स दे चुका है और वो अपने घर पे चली गई है। लेकिन कोई भी इंसान आसपास का उसकी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा था। एक दिन रातों रात उनका पति भी वो घर छोड़ के ट्रांसफ़र लेकर कहीं और चला गया। सब लोग सब कुछ भूल के वहीं पे रहने लगे और उसके बहुत साल बाद बुआ की फ्रेंड उसी घर में शिफ्ट हो गए। तब बुआ की फ्रेंड के पापा पूछे कि वो औरत क्या हुआ था। तब गुरुजी बोले कि उसका हस्बैंड उस औरत को मार के उसे छोटे छोटे हिस्से करके उस घर के अंदर ही दफना दिया था और वो यहाँ से चला गया। हम ये घर बांध दिए हैं, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके बाद सच में कुछ भी गलत नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर जब बुआ की फ्रेंड अपने मायके डिलीवरी के लिए आई, तब जो बेबी हुआ वो आधा खाया हुआ था। तो उसके पापा वो गुरुजी के पास फिर से गए। तो गुरुजी जब ध्यान में बैठे थे तब देखे कि वो औरत वहाँ से गई ही नहीं थी, वो वहीं पे थी और शांत थी। लेकिन जब बुआ की फ्रेंड आई तो उसको लालच लग गया बच्चा खाने के लिए, और जब से बुआ की फ्रेंड उस घर पे आई थी उसी दिन से वो धीरे धीरे उनके बच्चे को खा रही थी। जिस रूम में उस औरत को गाड़ा गया था
उसी रूम में बुआ की फ्रेंड रह रही थी। पर बुआ के जाने के बाद बुआ की फ्रेंड अपनी बहन के रूम में रहने लगी, वरना बच्चे के साथ वो माँ को भी खा लेती। फिर वो गुरुजी बोले कि वो कभी भी किसी के वश में नहीं आएगी। अच्छा यही होगा कि आप लोग ही उस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना धीरे धीरे कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। इसी कारण से उन लोगों ने फ़ौरन वो घर छोड़ना सही समझा। बात करें अब की, तब मेरी फ्रेंड की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है। इस घटना को अब बीते हुए 12 से 14 साल हो गए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज भी उस घर में कोई भी रहना शुरू नहीं किया। वो घर तब से अब तक बिल्कुल खाली है, एकदम सुनसान। और उस घर की यही कहानियाँ आसपास के सभी लोगों को बहुत डराती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं लेके।